हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 सोशल साइंस इतिहास में पाठ 1 का भाग 4 पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक परिस्थिति तथा फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन, गणतंत्र की स्थापना, आतंक का युग तथा नेपोलियन का उदय के बारे में पढ़ा। आज हम इस भाग में पढ़ेंगे क्या फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं के लिए भी क्रांति या महिलाओं का योगदान तथा दास प्रथा का उन्मूलन और रोजाना की जिंदगी में फ्रांस की क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा फ्रांस के लोगों पर। इन चीजों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, सबसे पहला हमारा टॉपिक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। हम जानने का प्रयास करते हैं कि महिलाओं ने किस प्रकार से इसमें भाग लिया। हमने आपको बताया था कि महिलाओं ने राजतंत्र के उन्मूलन में भी जब बहुत से व्यक्ति क्रांतियों में लगे थे, तो महिलाओं ने भी अपने अधिकारों के लिए विभिन्न प्रदर्शनों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन यानी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी कि वो शुरुआत से ही क्रांति में भाग ले रही थी। तीसरे स्टेज की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाहन के लिए काम करती थी। जो तृतीय स्टेज था कृषकों का, व्यापारियों का, उसकी अधिकांश महिलाएं केवल जीविका निर्वाहन के लिए काम करती थी, यानी कि खाना बनाना, घरेलू काम देखना, राशन लाना, ये काम किया करती थी। वह सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों से फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा घरों के घरेलू काम करती थी। ये तीसरे स्टेट्स की महिलाओं के काम हुआ करते थे। केवल कुलीन की लड़कियां यानी कि द्वितीय स्टेट की लड़कियां अथवा तृतीय स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में, स्कूलों में पढ़ पाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था और साथ में लड़कियां तृतीय और प्रथम स्टेज की पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार का भी पालन पोषण करती थी, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। वो काम तो करती थी लेकिन उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम हुआ करती थी। उन्हें पुरुषों के बराबर वेतन नहीं मिलता था और इन्हीं मांगों को लेकर वो विभिन्न आंदोलनों में भी शामिल हुए। महिलाओं ने अपने हितों की रक्षा करने के लिए, अपने हित और अधिकारों की रक्षा करने के लिए, उन पर चर्चाएं करने के लिए खुद के राजनीतिक लाभ शुरू किए और अखबार निकाले। खुद के राजनीतिक संगठन शुरू किए, लाभ नहीं, संगठन शुरू किए और अखबार निकालने प्रारंभ कर दिए अब राजनीतिक लाभ के लिए, कि जिनसे उन्हें राजनीति में भी लाभ मिल सके और अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब संगठन अस्तित्व में सामने आए। जो सबसे महत्वपूर्ण था उसमें वो द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था, संगठन था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जो उनकी प्रमुख मांग थी वह यह थी कि उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या वेतन संबंधी हो। महिलाएं इस बात से निराश थीं कि 1791 के जो संविधान बनाया गया उसमें उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा प्रदान किया गया तथा महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। महिलाएं इस बात से निराश थीं कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक रखा गया, क्या दर्जा दिया गया कि उन्हें मतदान देने के अधिकार से वंचित रखा गया तथा महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। इन विभिन्न संगठनों के माध्यम से महिलाओं ने प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार में सरकारी विद्यालयों, जो प्रारंभ का समय था उसमें क्रांतिकारी सरकार
जो क्रांतिकारियों ने सरकार का निर्माण किया, उसमें सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। यानी कि जो क्रांतिकारी सरकार बनी आंदोलन के बाद, उसने सरकारी स्कूल स्थापित किए और उसी के साथ महिलाओं, लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य कर दी तथा उन्हें और भी कुछ अधिकार दिए गए, जैसे अब उनके पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, यानी कि अपनी स्वैच्छिक इच्छा के अनुसार, और नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, यानी कि शादी का रजिस्ट्रेशन कराना किया जाने लगा। ये कुछ नियमों में परिवर्तन आए। अब महिलाएं व्यवसायिक यानी कि कार्य के लिए प्रशिक्षण ले सकती थी, ट्रेनिंग ले सकती थी तथा कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। इन कुछ छूटों के बावजूद भी उन्हें राजनीति में कुछ खास अधिकार नहीं दिए गए, जिसके लिए उनके राजनीतिक विचारों एवं अधिकारों के लिए उनकी संघर्ष चलते रहे। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का कानून बना दिया, लागू कर दिया। जब 1973 और 1773 और 74 में फ्रांस में आतंक का युग था, तो सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित कर दिया और उन्हें बंद करने की चेष्टा की गई। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे ओलंप दे गूज वगैरह कुछ महिलाएं थीं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा, अर्थात महिलाओं के लिए मताधिकार आंदोलन काफी लंबे समय तक चलता रहा। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। 1791 से लगा करके उन्होंने 1773-74 से क्रांति में भाग लेते हुए महिलाओं को 1946 में फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार हासिल हुआ। इतने लंबे संघर्ष तक महिलाओं ने क्रांति जारी रखी और अपने अधिकारों को प्राप्त किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि महिलाओं ने अपने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक लाभों एवं अधिकारों के लिए क्रांति प्रारंभ रखी और उन्होंने भी फ्रांस की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लिया। अब हम देखते हैं फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन यानी कि समाप्ति, किसी चीज को समाप्त करना। दास प्रथा, देखिए दास प्रथा थी लोगों को खरीदकर गुलामों की तरीके से काम कराना और उन्हें दास कहा जाता था। ये फ्रांस में, या हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व में ये प्राचीन समय में एक आम बात थी। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था। जैकोबिन क्लब जो निर्मित हुई, उसने दास प्रथा का उन्मूलन किया, जो कि फ्रांसीसी उपनिवेश या अन्य क्षेत्र में प्रचलित थी। कैरिबियाई उपनिवेश अपरिचित, कैरिबियाई द्वीप समूह जो उपनिवेश था अफ्रीका का, वो लोगों के लिए अपरिचित एवं दूर देश जाना उनके लिए सही नहीं लग रहा था और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। देखिए इस लाइन को थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि दासों को कैरिबियाई उपनिवेश, कैरिबियाई द्वीप समूह में जाना पड़ता था। वो उनके लिए अपरिचित क्षेत्र होता था तथा दूर भी था अफ्रीका से, कैरिबियाई अमेरिका के उधर कनाडा के पास, और काम करने के प्रति और उनके काम के प्रति यूरोपियों की जो अनिच्छा थी कि वो काम नहीं करना चाहते थे। इसका मतलब था कि वहां के बागानों में श्रम की कमी, मजदूरों की कमी, और उसके कारण वहां की फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ता था और उसकी आपूर्ति कम हो जाती थी। इस कमी को पूरा करने के लिए, अर्थात श्रमिकों की कमी को पूरा करने के लिए यूरोप एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था कि जो यूरोपीय लोग
कैरिबियाई द्वीप समूह में बागानों में नहीं काम करना चाहते थे। उस कमी को पूरा करने के लिए यूरोप, अमेरिका तथा फ्रांस के बीच में त्रिकोणीय, देखिए आपका अगर मानचित्र में देखें तो आपका इस तरीके से अमेरिका, फिर आपका यूरोप और इस फ्रांस इस प्रकार से ये यूरोप, अमेरिका, फ्रांस के बीच में ट्रायंगल के रूप में दासों का व्यापार होता था, यानी कि अफ्रीका से भी जाते थे, यूरोप से भी, अमेरिका से भी, तीनों देश, और इसीलिए इसे त्रिकोणीय दास व्यापार कहा गया। और इसके द्वारा कैरिबियाई द्वीप समूह में जो श्रमिकों की कमी थी उसे पूरा किया जाता था। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। फ्रांसीसी सौदागर, जो फ्रांस के सौदागर होते थे, व्यापारी होते थे, वे बोर्दे या नांते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। जो कैरिबियाई द्वीप समूह से ये सामान लाते ले जाते थे, वो अफ्रीका, जहां पर स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे, और उन बंदरगाहों पर वो वहां के जो स्थानीय सरदार या आप उन्हें जो उच्च व्यक्ति, अमीर वर्ग कह सकते हैं, उनसे वो दास खरीदते थे और दासों को अटलांटिक महासागर के पार, अफ्रीका से ले जाकर के अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूंस दिया जाता था, भरकर ले जाते थे। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था और उन मजदूरों को कैरिबियाई द्वीप समूह में बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। जब श्रमिकों की पूर्ति हुई तो उसी के आधार पर कैरिबियाई द्वीप समूह ने अपनी चीनी, चाय, कॉफी एवं नील की खेती की बढ़ती मांग को पूरा कर पाए। बोर्दे और नांते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। जब वहां से वस्तुओं एवं दासों का व्यापार होता था, इसी कारण से ये छोटे बंदरगाह एक समृद्ध एवं शक्तिशाली शहर के रूप में, नगर के रूप में विकसित हुए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा तो नहीं हुई, ज्यादा उसका विरोध तो नहीं किया गया, जिसका कारण था कि सरकार अमीरों की खिलाफत लेना, जो बागान मालिक थे उनके काम रुक जाने के कारण वो सरकार के विरोध में हो जाते, इसीलिए सरकार ने दास प्रथा की समाप्ति के लिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली ने कोई कानून पारित नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि उन्होंने दास व्यापार को समाप्त किया तो उन पर निर्भर व्यापारी उनका विरोध करना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए, और उन्हें डर था कि उनकी सरकार समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी सन 1794 के कॉन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित किया गया। सबसे पहले 1794 में असेंबली ने दास व्यापार को समाप्त करने के लिए नियम लागू किए, परंतु यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रह सका, मात्र 10 वर्ष, और 10 वर्ष के बाद नेपोलियन ने दास प्रथा को पुनः शुरू कर दिया। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी नीग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। कैरिबियाई देशों को अफ्रीका की नीग्रो जनजाति लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता नेपोलियन ने प्रदान कर दी। जो नेशनल असेंबली ने 1794 में लागू की थी, वह कानून मात्र 10 वर्ष के बाद नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। परंतु फ्रांसीसी उपनिवेश ने उसे अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया और इसके बाद में दास प्रथा फ्रांस में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई। अब हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति का फ्रांस के नागरिकों पर, उनकी रोजाना की दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों, उनकी जिंदगी पर इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा।
क्या परिवर्तन आए। सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों और महिलाओं तथा बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया कि जो स्वतंत्रता और समानता है उसे कानून तो बना दिए गए, लेकिन उनकी रोजाना की जिंदगी में उन्हें उतारा जाए, लोग उनको माने और उनका प्रभाव समाज में भी दिखाई दे। इसके लिए उन्होंने कानून बनाए और उसे सख्ती से लागू करने का प्रयास किया। बास्तिल के विध्वंस यानी कि बास्तिल के पतन के बाद सन 1789 के गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था वह था सेंसरशिप की समाप्ति, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। आप अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर सकते हैं। सेंसरशिप की समाप्ति के बाद यह किया गया। प्राचीन राजतंत्र के अधीन तमाम लिखित सामग्री, सांस्कृतिक गतिविधियों, किताबों, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। देखिए, सेंसरशिप की समाप्ति से पहले क्या नियंत्रण था अभिव्यक्ति पर, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो प्राचीन राजतंत्र था, राजाओं का शासन था, उसके अंतर्गत जो भी सामग्रियां, पुस्तकें लिखी जाती थी या सांस्कृतिक गतिविधियां होती थी, रीत रिवाजों में किताबें, अखबार, नाटक, ये सभी राजा के मंत्रियों अर्थात सेंसर अधिकारियों के द्वारा पास कराए जाते थे। उनकी अनुमति के बाद ही उनका प्रकाशन अखबारों का या नाटकों का मंचन किया जा सकता था। लेकिन 1789 के बाद जो फ्रांस की सबसे बड़ी उपलब्धि रही वो यही थी, सेंसरशिप की समाप्ति, और उसके बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल गई। लोग अब अपने अधिकारों की घोषणा पत्र में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया, अनिवार्य बना दिए गए। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अब अखबार, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ से यानी कि इनकी संख्या में वृद्धि हो गई, जहां से वह तेजी से शहरों से लेकर गांवों तक जा पहुंचे। जब लोगों को अखबार, पुस्तकें छापने की स्वतंत्रता मिल गई, अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिल गई, तो ऐसी स्थिति में अध्ययन सामग्री की मात्रा बढ़ने लगी और वह देहातों तक, गांवों तक पहुंच गई। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब था कि किसी भी घटना पर, सेंसरशिप की समाप्ति के बाद प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब था किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे, यानी कि आप उनके विरोध में भी अपने विचार प्रकट कर सकते थे अगर आप उनसे सहमत नहीं है। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके यानी कि चीजों को लिखने के माध्यम का प्रयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की, अपने विचारों को लोगों को मानने का प्रयास किया। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूस यानी कि जो विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जुलूस होते हैं में असंख्य लोग जाने लगे, उनके विचारों को समझने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन, जो स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञ और दार्शनिकों के जो पांडित्यपूर्ण यानी कि विद्वता से भरे लेख को समझने और उसे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था कि लोगों को नाटकों, संगीतों एवं सभी जुलूसों के माध्यम से लोगों को समझाया जा सके, जिसका प्रमुख कारण था कि किताबों को पढ़ना मुट्ठी भर शिक्षितों के ही संभव था, क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति थे, जैसा आपने पहले पढ़ा कि कुलीन वर्ग के स्त्री पुरुषों को ही पढ़ने का अधिकार था प्रथम एवं द्वितीय स्तर के। तृतीय स्तर में महिलाओं को तो घर के कामकाजों को करने की ही छूट थी, पढ़ने की छूट नहीं थी। इस प्रकार से जो बहुत बड़ा भाग था तृतीय स्टेट, उन्हें किताब पढ़ना तो आता नहीं था, इसलिए नाटकों के माध्यम से, संगीत एवं जुलूसों के माध्यम से उन्हें स्वतंत्रता और न्याय के बारे में लोगों को बताया गया। विभिन्न जुलूस और संगठन बनाए गए, निकाले गए, लोगों को नाटक के माध्यम से स्वतंत्रता और न्याय के बारे में बताया गया। इस प्रकार से
आपने देखा कि जिंदगी जो क्रांतियों का प्रभाव था वो रोजाना की जिंदगी पर क्या पड़ा, लोगों की जिंदगी में क्रांति के जो उद्देश्य थे, स्वतंत्रता समानता, उन्हें लागू करने का प्रयास किया गया। अब हम जरा अब लेसन के सारांश पर पहुंचते हैं और जो निष्कर्ष निकल के आता है उसको देखते हैं। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू कर दी। उसने विभिन्न पड़ोसी देशों को जीत लिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने पुराने राजवंशों, यहाँ पे वो नहीं है, वंशों, राजवंशों को हटाकर नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथों में ही दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। वह मानता था कि उसने यूरोप के आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाया है। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तौल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगा। उसे लगा कि वह उन्हें स्वतंत्रता और विभिन्न असमानताओं से मुक्ति दिलाएगा और उसे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी कि नेपोलियन बोनापार्ट लोगों को स्वतंत्रता प्रदान कराएगा। पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। लोगों के विश्वास उस पर से उठ गए और उसे और उसकी सेना को वो अपने विरोध में देखने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू के युद्ध में उसकी हार हो गई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय के बाद सामने आया। कि जो उसने परिवर्तन किए थे उसके प्रभाव उसकी मृत्यु के काफी समय के बाद लोगों के सामने आए। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु 5 मई 1821 को हुई थी। इस प्रकार से आपका यह भाग और इसी भाग के साथ आपका इतिहास पाठ 1 समाप्त होता है। आपने इस भाग में जाना कि महिलाओं ने क्रांति में क्यों भाग लिया और क्या उनके लिए भी क्रांति में कुछ कार्य हुए और उन्होंने क्रांति के फलस्वरूप अपने कौन से अधिकारों को प्राप्त किया, तथा रोजाना जिंदगी पर क्रांतियों का क्या प्रभाव पड़ा और दास व्यापार के समापन और दास व्यापार के प्रारंभ होने के कारणों के बारे में भी आपने पढ़ा। इसी के साथ आपका यह भाग और लेसन समाप्त होता है। ओके।